दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2019 में आए हुए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 4 है। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में 10-10 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं और अच्छे से एनालिसिस किए हैं कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं, किस ग्रामर के टॉपिक से आए हैं और क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप जरूर एक बार देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2019 के हैं, ठीक है। तो 31st क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ पंक्चुएशंस इज करेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और यू कैन से मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहाँ पे हमें पंक्चुएशन मार्क को देखना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क ठीक तरीके से यूज हुआ है या नहीं हुआ। यानी यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब ये जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उनमें हमें देखना है कि किसमें पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क मतलब विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब बहुत सारे विराम चिन्ह है जिसमें आप कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, है ना, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन, इस तरह के बहुत सारे हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह, ये सब यूज होते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क के जब आप उस पार्ट को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको पता होगी कि किस पंक्चुएशन मार्क का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट देखिए, सून इंडीड it will be only by their situations that cities can be distinguished, but there in Istanbul is unrivaled। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुन इंडीड मतलब जल्द ही, जल्द ही, इंडीड मतलब वास्तव में, सुन जल्दी, सुन मतलब जल्दी, तो जल्द ही वास्तव में, इट विल बी ओनली बाय देयर सिचुएशंस मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग, दैट सिटीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी वो जो सिटीज है वो क्या किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, विभेद किया जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड किया जाएगा। बट किंतु देयर इन इस्तांबुल इज इन रिवेल्ड, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ उनमें से जो इस्तांबुल नाम का जो शहर है इज अनरिवेल्ड, इसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे इस तरह से बोला जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि सून इंडीड, यहाँ पे जल्द ही ऐसा करके होता है, यहाँ पे कॉमा लगाए हैं तो करेक्ट है। इट विल बी ओनली बाय देयर सिचुएशन दैट सिटीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ये सिर्फ ये जो है ये किया जाएगा उनके के द्वारा, उनके सिचुएशन, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा कि सिटीज को जो है वो अलग अलग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे किंतु है, यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज हुआ है, सेमी कॉलन, है ना। तो सेमी कॉलन इस तरह से होता है। तो सेमी कॉलन जो होता है ना, वो क्या है, कब यूज होता है, ये ना सेपरेट करने के लिए, क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे दो क्लॉज है, इसलिए यहाँ पे बट करके, यहाँ पे देयर इन इस्तांबुल इज इनरिवेल्ड, यहाँ पे जहाँ पे जिनमें से जो इस्तांबुल नाम का जो शहर है वो, उसका कोई मुकाबला नहीं है, किंतु ऐसा करके यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे दो क्लॉज है, दो क्लॉज को अलग अलग करने के लिए हमने यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज हुआ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और जो कॉमा है, कॉमा का यूज कब करते हैं, तो कॉमा का यूज हम एक पॉज देने के लिए, थोड़ा सा विराम देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क है वो एकदम सही है। सेकंड देखिए, सून इंडीड, उसके बाद कॉमा लिखा है तो ये सही है। इट विल बी ओनली बाय देयर सिचुएशंस दैट सिटीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यहाँ पे देखिए कॉलन है, कॉलन, जो कॉलन है ना, इसका यूज हम कब करते हैं, कॉलन यहाँ पे दो बिंदु ऐसी होती है। तो कॉलन का यूज हम तब करते हैं दोस्तों जब हम कोई एग्जाम्पल देना होता है, एग्जाम्पलीग्रेटिया देना होता है, ठीक है, एग्जाम्पल देना होता है तब हम, या कोई चीज़ निर्देशित देना होता है, कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, तब के कंडीशन में हम जो है ऐसा करते हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग ऐसा करके यहाँ पे करते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना है या फिर हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, तब के कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओनली वन इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको हर एक पंक्चुएशन मार्क का यूज आपको समझना होगा कि किस पंक्चुएशन मार्क का यूज हम कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विथ नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। क्लॉजेस के बारे में हम अक्सर चर्चा करते ही रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज
ये यहाँ पे आया है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है द सेंटेंसेस विथ नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज होगा लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, अब मैंने जो क्लॉज को कई बार आप लोगों को बताया कि क्लॉज जो होते हैं यानी उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य मतलब जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज मतलब जिसे हम साधारण हिंदी में बोलेंगे तो इसे उपवाक्य कहते हैं, इन्हें वाक्य का छोटा रूप। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलेटिव क्लॉज। अब ये जो क्लॉज है या उपवाक्य है, क्लॉज को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज या इसे मेन क्लॉज कहते हैं, और एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अब जो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है ये तो एक ही है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, या जो इससे डिपेंडेंट होता है, इसको तीन अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं मेनली, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, और इसके अलावा और छोटे छोटे भाग में और डिवाइड करते हैं, तो ये आपका ये आ जाता है रिलेटिव क्लॉज करके आ जाता है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज के रूप में भी डिवाइड करते हैं, और एक होता है नॉन फाइनाइट क्लॉज करके भी डिवाइड करते हैं। तो ये छोटा रूप है, मेनली ये डिवाइडेड होता है तीन भाग में, उसके बाद रिलेटिव करके और नॉन फाइनाइट करके और डिवाइड हो जाता है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमें नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज देखना है। तो देखिए, द बॉय हु गॉट द टॉप ग्रेड वॉज गिवन द प्राइज। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए द बॉय, उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है, कॉमा, हु गॉट द टॉप ग्रेड, यहाँ पे फिर कॉमा लगा है, वॉज गिवन अ प्राइज। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव मतलब जो रिलेट करता है। अगर हमने इसको विलोपित भी कर दिया ना, तो सेंटेंस देखिए अपने आप में कैसा रहेगा, पूर्ण रहेगा, मेन रहेगा। द बॉय वॉज गिवन अ प्राइज। देखिए आप पढ़ के देखिए, द बॉय वॉज गिवन अ प्राइज मतलब लड़का को, उस लड़के या द बॉय यानी लड़का को प्राइज दिया गया, लड़का को प्राइज दिया गया। ये अपने आप में क्या है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये क्या है, ये जो बीच में जो मैंने सर्कल लगाया, हु गॉट द टॉप ग्रेड, जिसने टॉप ग्रेड प्राप्त किया, है ना, सबसे अच्छा ग्रेड जिसने प्राप्त किया, ये क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि इसको आप बोलोगे तो अधूरा लग रहा है ना, तो डिपेंडेंट में कौन सा, रिलेटिव है। कौन सा रिलेटिव, नॉन रिस्ट्रिक्टिव। आया समझ में। तो ये वाला आपका जो टू वाला ये बिल्कुल सही है, इसमें है ना। और पढ़ते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ टीचर हु इज हैप्पी विद द फैसिलिटीज ऑफ हर स्कूल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द टीचर, यह असंभव है उस टीचर को खोजना जिसने, हु इज हैप्पी, जो कि हैप्पी है, विद द फैसिलिटीज ऑफ हर स्कूल, जो कि अपने स्कूल की फैसिलिटी के साथ या फैसिलिटी पे काफी खुश है। ऐसा टीचर खोजना इम्पॉसिबल है बोल रहे हैं, जो अपने स्कूल की फैसिलिटी पे खुश है, संतुष्ट है एक तरह से। तो यहाँ पे हु करके तो लिखा है, लेकिन जो यहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं लगा है, तो इस तरह से ये भी जो है इसमें नहीं आएगा, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में नहीं आएगा, ये आपका रिलेटिव क्लॉज में आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव में रिलेटिव बोल रहा हूँ, ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज में। ठीक है, फोर्थ देखिए, माई आंट, यहाँ पे फिर कॉमा लगा है, हु इज फ्राइटन्ड ऑफ फ्लाइंग, है ना, या मेरी आंटी, माई आंट, मेरी आंटी, जो कि क्या है, हु इज फ्राइटन्ड ऑफ फ्लाइंग, जो कि ऊपर उठने मतलब उड़ने पे डरी हुई है ना, हैड अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑन एन एरोप्लेन रिसेंटली। यहाँ पे आप देखिए मैंने जो सर्कल लगाया ना, ये आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे है। ये क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो कॉमा है, यहाँ पे फिर कॉमा है लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से माई आंट हु इज फ्राइटन्ड ऑफ फ्लाइंग, कॉमा है, तो ये वाला आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। हैड अ वेरी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मेरी आंटी मेरी आंटी जिनको रिसेंटली हाल ही में एरोप्लेन में उड़ने का काफ़ी अच्छे से अनप्लीजेंट, वेरी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है ना, वो जो है अभी डरी हुई है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, हु इज फ्राइटन्ड ऑफ फ्लाइंग, जो उड़ने से डरी हुई है। ठीक है, तो ये आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में आ जाएगा, यानी कि फोर्थ भी क्या है, सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। तो आप समझ जाएंगे, बस वही कॉमा का ही अंतर रहता है और हु वगैरह रहेगा रिलेट करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का 33 नंबर का क्वेश्चन, ही लेफ्ट अस टू पे द बिल। यहाँ पे बोला जा रहा है चूज द सेंटेंस इन विच द पंक्चुएशंस आर करेक्टली यूज्ड फॉर अबव द अबव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क किस में मतलब अच्छे से किस ऑप्शन में सही ढंग से यूज हुआ है करके। तो यहाँ पे देखिए एक ही क्लॉज है, ही लेफ्ट अस टू पे द बिल, यानी उसने हमें बिल पे करने के लिए छोड़ दिया, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही क्लॉज है, ये फाइनाइट वर्ब है लेफ्ट वाला, टू प्ले ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू इन्फिनेटिव है। एक ही क्लॉज है तो एक ही क्लॉज में यहाँ पे कोई विराम देने की जरूरत नहीं है, कोई पॉज देने की जरूरत नहीं है, कोई कॉलन डैश वगैरह कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन ए ही सही है, ही लेफ्ट अस टू पे द बिल। नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। ही लेफ्ट अस टू पे द बिल, यहाँ पे कॉमा लगाया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ही लेफ्ट अस, यहाँ पे जो डैश लगा है ये भी इनकरेक्ट है, टू पे द बिल। ही लेफ्ट अस, या यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर का क्वेश्चन है, द मोन ऑफ डव्स इन इम मेमोरियल एम्स एंड मरमरिंग, ठीक है, मरमरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज। यहां पे क्या बोला जा रहा है, इन दी अबव लाइन्स द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में यूज हुआ है, ये जो लाइन्स है इनमें यूज हुआ है। तो यहाँ समझिए द मोन ऑफ डव्स, यानी जो डव्स है कबूतर है उनकी जो मोन है, मोन मतलब उनकी जो जब लोग दुखी हो जाते हैं ना उसको बोला जा रहा है, विलाप जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। यानी जो कबूतर की जो विलाप है इन इमेमोरियल एम्स, यानी इमेमोरियल जो एम्स है, यानी जो एम्स मतलब बोल सकते हैं जो जंगल है, वन है, बहुत पुराने पौराणिक, यानी जो बहुत पुरातन जो चिड़िया पुरातन जो वन है जंगल है ना, इमेमोरियल मतलब बहुत पुरातन जो पुराने जो वन या जंगल है ना, उसमें जो डव्स है कबूतर की जो विलाप है उसको बोला जा रहा है। पुराने वन में कबूतर की विलाप एंड मरमरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज, इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, बीज यानी मधुमक्खी, ये जो असंख्य मधुमक्खियों की जो मरमरिंग है, उनकी जो बड़बड़ाहट है, उनकी जो भिनभिनाहट की आवाज है वो। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बोला जा रहा है कबूतर की आवाज, मौन, विलाप, और बीज मधुमक्खियों की जो आवाज है, उनकी जो आवाज है उसको, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो जाहिर सी बात है इस तरह से अगर किसी जीव की जो आवाज है, किसी जीव की ध्वनि, आवाज, गुंजन, ये सारी चीजें जब फ्लो होती है ना तो वहां पे होता है ऑनमैटोपिया होता है, ऑनमैटोपिया, ठीक है, ऑनमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस तरह की अगर किसी भी चीज की आवाज हो, आया समझ में, चाहे सिंह की दहाड़ को अगर दिखाना हो, रोरिंग ऑफ लायन, तो वहां पे भी क्या होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑनमैटोपिया। आया समझ में। हाइपरबोली मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में। हाइपरबोली में ये होता है, इसमें आप हाइपर होकर के बोलते हैं, यानी कि अति संयुक्त, बढ़ा चढ़ा के। अगर आप किसी को एकदम ज्यादा सुंदर बता रहे हो कि द गर्ल इज सो ब्यूटीफुल दैट द वर्ल्ड में गे, ऐसा करके, द वर्ल्ड वॉज गे, ऐसा अगर आपको दिखाना है कि कोई लड़की है बहुत सुंदर है कि पूरी दुनिया उस पर शर्मा जाए, ऐसा बढ़ा चढ़ा के। जैसे तीसरी, हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए नहीं साचार भाग, हिंदी में पढ़े ना। तो जैसे एकदम बढ़ा चढ़ा के अगर हम किसी चीज को बताते हैं तो हाइपरबोली होता है यहाँ पे। मिटानमी की यदि हम बात करते हैं तो मिटानमी क्या होता है, मिटानमी जो होता है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम होता है, नेम की जगह पे किसी दूसरा नेम यूज करना। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, अब दिल्ली आप किससे जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, व्हीकल से जा रहे हो, आप बोलोगे आई विल टेक द व्हील फॉर दिल्ली, ऐसा अगर आप बोल रहे हो, यानी गाड़ी की जगह पे आप कार या व्हीकल की जगह पे आप किसका यूज कर रहे हो, ठीक है, किसका यूज कर रहे हो आप, इसकी जगह पे व्हील का यूज कर रहे हो, उसके चक्के की यूज कर रहे हो, यानी किसी नाम की प्लेस पे यहाँ पे, सॉरी मैं एग्जाम्पल थोड़ा अलग दे रहा हूँ। देखिए मिटानिमी में जैसे किसी नाम की प्लेस पे किसी दूसरा नाम यूज करना होता है। जैसे कि कोई राजा है, कोई किंग है, ठीक है,
अगर जैसे कोई किंग बन जाता है तो आप उसको किंग ना बोल के आप क्या बोल देते हो, ही बिकेम द क्राउन, ऐसा करके आप यूज करोगे, क्राउन, ठीक है, ही बिकेम द क्राउन ऐसा करके आपने यूज किया, तो किंग के जगह पे आपने क्या यूज किया, क्राउन वर्ड यूज किया। तो ये होता है मेटानिमी का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, नेम की जगह पे कोई दूसरा नाम यूज करना, ठीक है। तो ये होता है आपका मेटानिमी। और ये होता है साइनेडोची, साइनेडोची ये होता है, ये वाला जो होता है ना, ये होता है बड़ी चीजों के लिए, यानी जो होल थिंग है ना उसको शो करने के लिए आप स्मॉल पार्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्मॉल पार्ट का, स्मॉल किसी पार्ट का यूज करते हैं, तो वो होता है आपका साइनेडोची। साइनेडोची जैसे मैं अभी जो एग्जांपल बता रहा था ना वो इसी का है। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं जैसे दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली आप किससे जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, व्हीकल से जा रहे हो, है ना, व्हीकल से जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि आई विल टेक द व्हील, ऐसा करके आप बोल रहे हो, व्हील, चक्के का यूज कर रहे हो। व्हील का मतलब आप या तो कार्ट यानी कि बैलगाड़ी अगर आप पकड़ रहे हो, कार्ट, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, कार्ट ले रहे हो, या कार्ट या फिर कोई व्हीकल पकड़ रहे हो, कार पकड़ रहे हो, है ना, व्हीकल, तो उसकी प्लेस पे आप बोलोगे कि मैं व्हील से जाऊंगा, ऐसा करके, ठीक है। तो छोटे पार्ट का यूज करते हैं, तो वो होता है साइनेडोची। आया समझ में। ऑनोमैटोपोइया साउंड वाली, हाइपरबोली बढ़ा चढ़ा के, मेटानिमी, मेटानिमी मतलब हो जाए सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, नेम की जगह पे कोई दूसरा चीज वर्ड यूज करना, राजा को आप क्राउन बोल दिए, ऐसा टाइप से। साइनेडोची मतलब बड़ी चीज है उसकी जगह पे आप छोटा सा एक स्मॉल पार्ट का यूज कर रहे हैं, कार्ट है, गाड़ी है, बैलगाड़ी, उसकी जगह पे व्हील का यूज करना, या कार की जगह पे व्हील का, ऐसा। आया समझ में। जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हर एक पार्ट्स को अच्छे से और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में हमें देखना है, यानी नरेशन का क्वेश्चन है ये। द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे बोला जा रहा है जो इन्विजिलेटर है वो क्या कर रहे हैं, वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को क्या कर रहे थे, रीड आउट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में है, तो जैसे ही देखिए वॉज रीडिंग करके लिखा है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग का। और पैसिव वॉइस मैंने ऑलरेडी बताया कि कभी भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं तो V3 यूज करते हैं। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बीइंग और V3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्ब बीइंग लिखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड, रीड रेड, रेड ही होता है ना, तो ये थर्ड फॉर्म ही है, सेम रहता है, लिखा तो सेम ही रहता है। तो इसको देखिए, द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस एक से ज्यादा इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब यूज किया, बीइंग वर्ड यूज हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, read out by the invigilator, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। हैड बीन तो आएगा ही नहीं, हैड बीन किस में यूज होता है, परफेक्ट में। इंस्ट्रक्शंस हैड बीन ये भी नहीं आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो जब आप वॉइस पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको हमें डायरेक्ट में लिखना है। तो देखिए, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसने हेवन से प्रार्थना की, एक तरह से उन्होंने पुकारा, बोला, टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, कि वो जो है ना उसके लिए गवाह बने, एक विटनेस बने कि वो जो है कभी भी चोरी नहीं करेगा। तो इस तरह से उसने हेवन से एक पुकार की कि वो उनके लिए गवाह बने कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, इस तरह से उसने एक तरह से रिक्वेस्ट किया। तो इसका डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब जब हम उसे अपने वर्ड्स में बोलते हैं तब, जब हम उसी के वर्ड्स को, उसी के डायलॉग को सेम सेम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो इसे हम सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन, ये होगा कि ही एक्सक्लेम्ड आई विल नेवर स्टील अगेन, ये तो नहीं लग रहा है। ही सेड आई विल नॉट स्टील अगेन, ये भी नहीं लग रहा है। ही डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर थोड़ी करेगा, यहाँ पे प्रेयर कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है। देखिए, सो हेल्प मी हेवन, इस तरह से उसने प्रेयर की ना कि स्वर्ग मेरी मदद कीजिए, अतः मेरी मदद कीजिए, उसने चिल्लाया, ही क्राइड
आई विल नेवर स्टील अगेन, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, इस तरह से। तो डायरेक्ट में यही इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन इफ ही इज ओल्ड ही इज एबल टू डू अ ग्रेट डील ऑफ वर्क। यहाँ पे बोला जा रहा है इवन इफ मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। ही इज ओल्ड, हालांकि वो क्या है, बूढ़ा है। ही इज एबल टू डू अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, फिर भी वो वर्क को बहुत अच्छे से कर सकता है, कर पाता है, ऐसा। The above sentence contains, ये जो above sentence है वो क्या क्या रखा है, इसमें क्या है, क्या क्या चीजें हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसिक्वेंस है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, इवन इफ, यहाँ पे देखिए इवन इफ, हालांकि यद्यपि वो बूढ़ा है परंतु फिर भी वो व्यक्ति अभी भी जो वर्क है वो करने के योग्य है, अभी भी वो कर सकता है, बड़ा बड़ा काम वो अभी भी कर पाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन है, यानी सहमति वाली बात है कि वो ऐसा, हालांकि ऐसा है, और कंसेशन भी है, कंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ, यहाँ पे किसी का कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बता रहे इफ वगैरह की ऐसा होता, जैसे कंडीशन बता ना, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें डील करूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं बता रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मेन जो चीज़ है वो आ जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन है। एडवर्ब क्लॉज है सपोज, मान लो ऐसा करके, हालांकि वो बूढ़ा है फिर भी वो ऐसा करने में सक्षम है, ऐसा हम यहाँ पे बता रहे हैं, कंसेशन। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन दी एक्सप्रेशन आवर फर्स्ट अपार्टमेंट फर्स्ट इज, ये जो एक्सप्रेशन है आवर फर्स्ट अपार्टमेंट, इसमें जो फर्स्ट है वो किस टाइप का डिटरमिनर है। डिटरमिनर की हम बात करें दोस्तों तो डिटरमिनर जो है वो अलग अलग टाइप से डिफाइन होता है, अलग ये अगर हम इसकी स्थिति, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो डिटरमिनर 3 टाइप के होते हैं, प्री डिटरमिनर, सेंट्रल, या फिर इसको हम मेन डिटरमिनर भी बोलते हैं, और एक होता है पोस्ट डिटरमिनर। 3 तरीके से होता है डिटरमिनर पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक और दूसरे तरीके से हम अगर डिफाइन करेंगे तो आर्टिकल है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ऐसा करके हम उसको 4 तरीके से और डिफाइन करते हैं। तो उसको हम डिटरमिनर के ऑप्शन में, डिटरमिनर के लेसन में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंडीशन वाली बात कर रहे हैं, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिटरमिनर 3 तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आया वो किस टाइप का डिटरमिनर है, तो फर्स्ट जो है ना वो पोस्ट डिटरमिनर है, इसको आपको याद रखनी है। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट, ये जो है ना पोस्ट डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल या मेन डिटरमिनर के अंतर्गत जैसे माई, अवर, योर, हिज, हिम, ये वाला जाता है। जैसे अवर है ना, ये किस टाइप का डिटरमिनर है, ये सेंट्रल या मेन डिटरमिनर है। इसके अलावा जैसे आर्टिकल है ए, एन, द वगैरह, ये इसी में आ जाते हैं। वैसे ही ये पोजीशन वाला ये आर्टिकल हो गया, और आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव है जैसे दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह करते हैं ना, ये आपका इसी में आ जाता है, सेंट्रल या मेन डिटरमिनर में। वैसे ही सम, एनी, ऐसा टाइप से कुछ कुछ चीज़ें इसी में आ जाती है। प्री डिटरमिनर में जैसे ऑल है, बोथ है, इस टाइप के जो है वो आ जाते हैं। फर्स्ट हाफ, या सॉरी फर्स्ट बोल रहा हूँ, जैसे 1/3, 1/4 ऐसा करके अगर बोलते हैं ना, हाफ ऑफ ऐसा करके, तो ये चीज़ें प्री डिटरमिनर में आ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये वाला फर्स्ट क्या आ जाएगा, पोस्ट डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है कि इन सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। इफ यू विल पे फॉर द ब्रेड आई विल पे फॉर मीट। इफ यू विल पे फॉर द ब्रेड आई विल पे फॉर द फॉर मीट बोल रहे हैं, तो एक में द लगाया है और एक में बिना द के, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इफ यू विल पे फॉर ब्रेड आई विल पे फॉर मीट, तो यहाँ पे दोनों में नहीं लगा है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सही है। एक्चुअल में हम देखें ना तो पूरे सेंटेंस ना पूरा करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें ये ऐसा होता है कि फर्स्ट जो पार्ट होता है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और सेकेंड जो पार्ट होता है जो इफ के साथ जुड़ा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और सेकेंड जो पार्ट होता है वो किस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखा जाए तो पूरा करेक्ट नहीं है ये, लेकिन अगर हम देखें चारों में से तो कौन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यही हम देखने वाले हैं।
तो ये थोड़ा बहुत है, सही है, लेकिन एप्रोप्रिएट की बात हो रही तो और पढ़ के देखते हैं। इफ़ यू विल पे फॉर ब्रेड आई विल पे फॉर द मीट, एक में आर्टिकल नहीं लगा तो ये इनकरेक्ट है। इफ़ यू विल पे फॉर द ब्रेड आई विल पे फॉर द मीट, तो यहाँ पे द लगा है, तो ये दोनों जो है सही है एक तरीके से। अब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ये वाला जो है ना ये भी एक तरह से सही है और डी वाला भी सही है, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी को जो है ज़्यादा लिया गया है कई सारी जगहों पे। तो इफ़ यू विल पे फॉर द ब्रेड आई विल पे फॉर द मीट, ठीक है, तो ऑप्शन डी को जो है ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना गया, तो ऑप्शन डी सही है। ये भी सही है, बी वाला गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरे कंडीशन से देखें, इफ़ यू विल पे फॉर ब्रेड, क्योंकि ब्रेड से पहले हम ना आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और मीट से पहले भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि डेली जो चीज़ें हम खाते हैं ना ऐसे चीज़ों के लिए आर्टिकल यूज़ करने की नीड नहीं रहती। तो ये भी एक तरीके से सही ही है, लेकिन कई जगहों पे आंसर डी को लिया गया, तो यहाँ पे हम डी को करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सही तो यही है, ठीक है, दोनों सही है। जैसे ब्रेड है, फूड है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं दोनों सही हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे डी को लिया गया, तो मैं यहाँ पे डी को करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग बताऊँ तो रूल को अकॉर्डिंग ना चारों सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है, और इफ वाला है ना, अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स वगैरह पढ़ेंगे तब। और जो सेकेंड जो पार्ट होता है, जो मेन क्लॉज होता है, जो कॉमा के बाद हम जो लगाते हैं वो होता है फ्यूचर सिंपल में होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताना था, तो जब आप रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो फिलहाल अभी हम डी को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, एरर मतलब त्रुटि है। तो देखिए, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर अ गुड डिक्शनरी इज नेसेसरी। तो यहाँ पे देखिए, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर मतलब अंग्रेजी को अच्छे से और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एक अच्छी डिक्शनरी क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे ना कॉमा नहीं लगा है, तो इसीलिए यहाँ पे पार्ट 2 में क्या है, मिस्टेक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर ये क्लॉज है, यानी कि एक फ्रेजल वाला है ना, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर, तो इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक गुड डिक्शनरी जो है वो क्या है, नेसेसरी है। तो यहाँ पे आपको जो है विराम चिन्ह का यूज करना था, पंक्चुएशन मार्क का यूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। कहीं कहीं पे यहाँ पे गुड की जगह पे बेस्ट लिखा है, तो बेस्ट अगर रहता तो भी ये जो है इनकरेक्ट होता, तो यहाँ पे बेटर जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।